आवाज़ क्लियर है? चलिए। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? लीवर, उत्तोलक, है ना। उत्तोलक में पूरा समझ में आ गया था। उत्तोलक क्या है? मशीन बोले तो मशीन क्या है? जो मनुष्य के काम को आसान करे। मशीन का उपयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो आप काम को समय बचाने के लिए आपके काम को आसान करता है। तो उत्तोलक ये एक प्रकार का मशीन ही है। तीन चीज पढ़े थे इसमें। एक फलक्रम जिसको आलम कहा जाता था, फिर लोड होता था जिसको भार कहा जाता था, एक एफर्ट होता था जिसको आयास कहा जाता था। इसमें एक चीज पढ़ना है आपको, इसका पूछ लेता है यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ क्या होता है इसको समझने से पहले सुनिए, देखिए। अब देखिए, पढ़िए। बच्चा में इस टाइप का झूला पे सभी आदमी झूले होंगे ना। नीचे रहता है, ऊपर नीचे करते रहता है बच्चा में। हाँ, हाँ, इस टाइप का झूला देखते हुए देखिए। अब यांत्रिक लाभ क्या है, देखिए। जैसे यहाँ पे अगर ये तो हो जाएगा, जहां से कोई चीज मुड़ता है ज्वाइंट्स को क्या कहा जाता है? फलक्रम आलम। ज्वाइंट्स या कहीं कोई चीज मुड़ता उड़ता है उसको क्या बोला जाता है? फलक्रम आलम्ब। तो ये क्या है? यहीं से मुड़ता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो कहीं से नीचे ऊपर बाएं दाएं कुछ भी हो, ठीक है, तो ज्वाइंट वाले चीज को कहा जाता है फलक्रम आलम्ब। तो ये जो आपका है इसको कहा जाता है आलम्ब। आलम्ब, ठीक है। अब यहां मान लेंगे ये है आयास। मतलब यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हैं, यहाँ कोई बच्चा को आप झुला रहे हैं, तो ये आपका भार है। आप चेंज भी कर सकते हैं, यहीं पे एफर्ट, यहीं पे आयास रख सकते हैं, यहीं पे भार रख सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हम यांत्रिक लाभ आपको समझा रहे हैं कि आखिर यांत्रिक लाभ क्या होता है, कैसे पूछता है क्वेश्चन। तो ये आलम्ब है जिसको इंग्लिश में फलक्रम, ये आयास है जिसको एफर्ट, ये भार है जिसको इंग्लिश में लोड कहेंगे। ऐसा चीज है। अब देखिए, यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला होता है, यांत्रिक लाभ बराबर होता है आयास भुजा बट्टा भार भुजा। ये यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला होता है। तो बोले ठीक है सर, आयास भुजा क्या हो, देखिए। अविलंब है, ये आलम्ब है। आलम्ब से लेके और आयास तक के बीच की जो दूरी होती है इसी को कहा जाता है आयास भुजा। ठीक है। भार और आलम्ब के बीच की जो दूरी होती है, देखिए, इसको कहा जाता है भार भुजा। ठीक है। जब आप आयास भुजा में भार भुजा से भाग दीजिएगा तो आपका यांत्रिक लाभ निकल जाएगा। तो प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक था, फर्स्ट क्लास का उत्तोलक, पूछ लगा कि उसका यांत्रिक लाभ क्या होगा। तो फर्स्ट क्लास उत्तोलक में क्या था? चीजें आलम्ब बीच में होनी चाहिए, जैसे कोई कैंची। कैंची फर्स्ट क्लास उत्तोलक का, जैसे कैंची के ये आपका कैंची है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? यांत्रिक लाभ समझ में आया? यांत्रिक लाभ समझ में, देखिए। ये आपका आलम्ब, ये आलम्ब है, बीच में आलम्ब। यानी आलम्ब कहने का मतलब जहाँ से कोई चीज़ मुड़े, दाएं पीछे बाएं दाएं कुछ भी हो, मतलब घूमे, अपना भाषा में घूमे, तो उसी को कहा जाता है आलम्ब। इसको फलक्रम कहा जाता है। आलम्ब। आयास क्या बोलते थे? एफर्ट, जहाँ आप भार लगाते थे।
जहाँ पे आप अपना बल का प्रयोग करते थे, इसको कहा जाता है एफर्ट। आपको बोलते हैं ना, आप एफर्ट लगा रहे हैं, आप भार लगा रहे हैं। जहाँ पे आप किसी वस्तु को रखते थे उसको कहा जाता है भार, लोड। ठीक है, तो यही। तो आयास और आलम्ब के बीच की जो दूरी होगी इसी को कहा जाएगा आयास भुजा। फिर भार और ये आलम्ब के बीच की दूरी को कहा जाएगा भार भुजा। तो यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला होता है आयास भुजा बत्ते भार भुजा। अब क्या होता है, फर्स्ट क्लास श्रेणी में देखें कि बीच में आलम्ब होगा। फर्स्ट क्लास श्रेणी में ही ना था कि बीच में क्या था, आलम्ब था प्रथम श्रेणी में। तो अब क्या होता है, ये जो एफर्ट होता है, एफर्ट का मान जो है कभी बड़ा भी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कभी जो है ये भारे बड़ा हो जाएगा, मतलब यहाँ से यही भुजा बड़ा हो जाएगा, कभी ये भुजा बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए पूछ देता है कि जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होता है, फर्स्ट क्लास की जो लीवर होती है, इसका यांत्रिक लाभ क्या होता है। तो एक के बराबर भी होता है, एक से कम भी होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है। फिर देखिए, समझ में आया कुछ हो, यांत्रिक लाभ क्या, यांत्रिक लाभ किसे कहेंगे, जब आयास भुजा में भार भुजा से भाग दे देंगे। अब देखिए, अगर आयास भुजा बड़ा रहा, जैसे यहाँ पे आयास भुजा बड़ा है, तो अगर भार भुजा से भाग देंगे तो ये बड़ा आएगा, तो एक से बड़ा आएगा। इसका मान जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए, अपना मन से मान लीजिए कि ये आयास भुजा का मान 4 है और भार भुजा का 3, तो जब भी होगा इसका भागफल आएगा एक से बड़ा ही आएगा, एक जीरो समथिंग। तो जब आयास भुजा बड़ा और भार भुजा कम, तो एक से ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट क्लास श्रेणी में क्या है, तो आप इंस्ट्रूमेंट देखेगा कोई कोई, तो जिसमें देखेगा एफर्टे वाला चीज़ बड़ा रहेगा, भारे वाला कम रहेगा। ठीक है, और कभी कभी बराबर की स्थिति में भी आ जाता है। तो फर्स्ट क्लास श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं, तो उसका लिखेगा यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ लिख लीजिए, फर्स्ट क्लास श्रेणी जहाँ लिखे थे उसमें लिखेगा इसका यांत्रिक लाभ एक से कम, एक से अधिक और एक के बराबर भी हो सकता है। फर्स्ट क्लास श्रेणी लिखे थे ना, जहाँ फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इसमें लिख लीजिएगा कि इसका यांत्रिक लाभ एक से कम, एक से अधिक और एक के बराबर भी हो सकता है। कैसे, आप देखिए एक के बराबर कब होगा, जब आयास भुजा और भार भुजा दोनों सेम आ जाए। जैसे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, देखिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिसमें देखिए ये आलम्ब रहेगा, इसका भार भी सेम डिस्टेंस पे रहेगा और एफर्ट भी सेम डिस्टेंस पे रहेगा। उत्तोलक लीवर पड़े थे। हाँ, तो इसमें एक टर्म्स आता है, एक चीज पूछ देता है यांत्रिक लाभ, कि यांत्रिक लाभ क्या होता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि पहला क्लास के जो उत्तोलक होता है उसका यांत्रिक लाभ। तो यांत्रिक लाभ पहले समझ लीजिए क्या होता है। यांत्रिक लाभ होता है आयास भुजा बट्टे भार भुजा। अब आयास भुजा क्या है, तो जहाँ पे एक, जैसे यहीं पे आप समझिए, कैंची आप देखे होंगे, कैंची, आप कैंची पे यहाँ एफर्ट लगाते हैं, तो ये आपके लिए क्या हो गया, आयास एफर्ट। और यहाँ कोई चीज को भार रख के काटते हैं, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, भार। अब बीच वाला आलम्ब। अब देखिए, ये कैंची है, बीच में है आलम्ब है। अब आलम्ब और भार के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसी को कहेंगे भार भुजा। क्या कहेंगे, भार भुजा। अब देखिए, ये जो आयास और आलम्ब के बीच की जो दूरी होगी इसको कहेंगे आयास भुजा। अब देखिए, अब आपको यांत्रिक लाभ निकालना होगा, तो डिपेंड करता है ना कि आलम्ब से आयास का दूरी कितना है, भार का दूरी कितना है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग दूरी हो सकता है। कोई इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिसका आयास कम रहेगा, भार ज्यादा रहेगा। बहुत इंस्ट्रूमेंट है ना दुनिया में, ऐसा थोड़ी है कि कैंचिए की तरह सब बना होगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में तो बहुत चीज आता है। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या जो यांत्रिक लाभ होता है वो एक से एक के बराबर भी होता है, एक से कम भी होता है, एक से अधिक भी होता है। समझ गए। अब एक से अधिक किस कंडीशन में होगा, जब आयास भुजा का मान बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा होगा तो आयास भुजा का मान एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आयास भुजा और ये भार भुजा दोनों सेम पे आ जाएगा तो एक हो जाएगा। क्या होगा फिर, तो एक कभी कभी आयास, देखिए जैसे कोई ऐसा कैंची होता है, ऐसा कैंची होगा जिसका जो है भार भुजा जो है बड़ा होता है, आयास भुजा जो है छोटा होता है और भार भुजा बड़ा होता है। एक मिनट, तो समझे। देखिए कोई कोई कैंची ऐसा होता है, देखिए कोई कोई कैंची ऐसा देखिएगा, देखिए आयास भुजा इसका बहुत छोटा रहता है,
इसका भार ज़्यादा रहेगा, आगे वाला ज़्यादा निकला है। जैसे आप हजामती में देखिएगा तो उसका देखिएगा आगे वाला जो काटने वाला भाग रहता है ना वो ज़्यादा लंबा रहता है और पीछे वाला भाग बहुत छोटा रहता है, भार भुजा उसका कम रहता है। तो यांत्रिक लाभ यही होता है, अयास भुजा बटे भार भुजा। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में लिखिए, इसके नीचे में पॉइंट लिखिएगा इसका यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ एक से कम, एक के बराबर, एक से अधिक भी हो सकता है। एक से कम कॉमा एक के बराबर। हाँ। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एक से कम, एक के बराबर, एक से अधिक तीनों हो सकता है। तो यांत्रिक लाभ निकलेगा कैसे? तो अयास भुजा में भाग दे दीजिएगा भार भुजा से, तो यांत्रिक लाभ निकल जाएगा। आप यही यांत्रिक लाभ का डिफिनेशन, अयास भुजा में भाग दे दीजिएगा भार भुजा से, तो यांत्रिक लाभ निकल जाएगा। तो यही होता है फॉर्मूला, क्या यही होता है। अच्छा, ये लिखेगा जब अयास भुजा में भार भुजा से भाग दिया जाता है तो यांत्रिक लाभ प्राप्त होता है। ये अयास भुजा क्या होता है सो लिखा दे, तो आलंब और भार के बीच अयास भुजा, भार भुजा हो जाएगा भार, और आलम्ब के बीच भार भुजा। क्या मतलब क्या लिखा दे डिफिनेशन में, क्या है? रुको, एक मिनट रुक जाओ। ये हम कोई इंस्ट्रूमेंट कैंची ले लिए, अब कैंची के लिए बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा, गौर से सुनिएगा। ये क्या हो जाएगा? जहां से घूमता है कोई भी चीज आगे बाएं दाएं होता है, क्या होता है? आलम्ब। ठीक। आप कैंची को पीछे से पकड़ के दबाते हैं, तो जहां दबाते हैं, जहां भार लगाते हैं, जहां बल लगाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? एफर्ट, आयास। तो ये आपका जो पिछला वाला भाग है क्या हो जाएगा? आयास। और कैंची में आगे में रख के कुछ को काटते हैं, मतलब कि वस्तु को कहाँ रखते हैं? आगे में, तो ये हो जाएगा आपका भार। अब देखिए आलम्ब, आलम्ब देखिए जो आलम्ब है और भार के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको कहा जाएगा भार भुजा। क्या हो जाएगा? आप देखिए आयास और आलम्ब के बीच की दूरी दूरी होगी उसको कहा जाएगा आयास भुजा। हमको यांत्रिक लाभ प्राप्त करना है तो आयास भुजा में भार भुजा से भाग दे देंगे तो हमको यांत्रिक लाभ प्राप्त हो जाएगा। समझे? यांत्रिक लाभ बराबर होगा आयास भुजा बट्टे भार भुजा। आप देखिए प्रथम श्रेणी के जितने भी उत्तोलक होंगे, जितने भी यंत्र होंगे, ऐसा थोड़ी है कि सब कैंची की तरह ही होंगे। कोई कोई ऐसा भी नहीं यंत्र होगा जिसका आयासे बड़ा होगा, किसी किसी का भारे बड़ा होगा। क्या? तो इसीलिए जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है इसका जो यांत्रिक लाभ होता है एक से कम भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। इसीलिए सेकेंड क्लास श्रेणी के अथी में लिखेगा कि इसका यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है। अब बोलिए कैसे हमेशा सर एक से अधिक होता है, प्रूफ कीजिए। प्रथम श्रेणी में क्या क्या आ गया जो बीच में आता है? पिलास देखे हैं? पिलास, पिलास कैसे होता है देखिए। अब इसको ऐसे कीजिए थोड़ा। आप पिलास देखिए यहाँ, ये पिलास देखिए, सुनिए ये पिलास हो गया मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आलम्ब है, कोई भी चीज आप पिलास में कहाँ रखते हैं, पीछे में कि आगे में? आगे में रखते हैं ना, तो भार कहाँ कहाँ हो जाएगा? आगे। यहाँ भार, भार ठीक है। और यहाँ दबाते कहाँ है? पीछे दबाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आयास, एफर्ट। आप देखिए आयास भुजा यहाँ पे बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। भार भुजा छोटा है।
तो अयास भुजा में भार भुजा से यहाँ पे भाग दीजिएगा तो क्या होगा, एक से अधिक आएगा, जब भी आएगा तो एक से अधिक आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यांत्रिक लाभ एक से अधिक होगा। तो यही है, इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन कितना बड़ा है। ये देखिए, यांत्रिक लाभ डिपेंड करता है आयास और भार पे, कहाँ रखा गया है और कितना दूरी पे रखा गया है। समझे, सबको क्लियर हुआ? तो सेकंड क्लास श्रेणी के उत्तोलक में लिखेगा इसका यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है। यांत्रिक लाभ सेकंड क्लास श्रेणी में लिखेगा इसका यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है। जैसे कि नींबू निचोड़ने वाला मशीन क्या होता है, सेकंड क्लास का होता है। नींबू निचोड़ने वाला मशीन देखे, देखिए कैसे कैसे होता है, या अखरोट तोड़ने वाला देखिए। इस टाइप का होता है। अब देखिए, घुमाने वाला यहाँ रहता है, नींबू निचोड़ने वाला मशीन में देखिएगा घुमाने वाला यहाँ रहता है। तो आलम्ब यहाँ हो गया, बीच में क्या होगा, भार, और यहाँ पे क्या होगा, आयास। आप देखिए, भार और आलम्ब के बीच में कितना छोटा सा डिस्टेंस है, ठीक है, और आयास और आलम्ब के बीच में कितना बड़ा डिस्टेंस है। तो सेकेंड क्लास श्रेणी में आयास हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है, आयास हमेशा एफर्ट बड़ा होता है, इसीलिए सेकेंड क्लास श्रेणी का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है। ठीक है, यही बात लिखा है। चलिए थर्ड क्लास श्रेणी में लिख लीजिए, इसका जो है यांत्रिक लाभ हमेशा एक से कम होता है। जैसे चिमटा, रोटी फुलाने वाला चिमटा देखे हैं, देखिए आप देखिए, आप यहाँ पे होता है, पीछे होता है, देखिएगा इसका आलम्ब, यानी पीछे से ना घूमते रहता है, घूमने उड़ने वाला, तो ये आलम्ब होगा। भार कहाँ लगाते हैं, इस बीच बीच में। चिमटा में कहाँ, बीच से ना पकड़ते हैं चिमटा को, ऐसा थोड़ी है पीछे से पकड़ते हैं, चिमटा को बीच से पकड़ते हैं। तो एफर्ट कहाँ लगाते हैं, अरे हम लोग ना चिमटा को पकड़ेंगे, चिमटा हम लोग को थोड़ी पकड़ेगा। और देखिए यहाँ पे अब भार होता है यहाँ पे। अब सुनो, अब चिमटा ये हो गया, चिमटा में रोटी जो है उसके नोक से न पकड़ते हैं, तो भार सबसे अंत में हो गया। अब देखिए, आलम्ब और भार के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है यहाँ पे, ये आलम्ब और भार के। अब देखिए, आयास यहाँ से यहाँ है, तो आयास यहाँ पे हो जाएगा छोटा और भार हो जाएगा बड़ा। तो अब देखिए, कोई भी चीज में जो है छोटा से बड़ा, छोटा में बड़ा से भाग दीजिएगा तो उसका मान हमेशा एक से कम आएगा। तो इसीलिए थर्ड क्लास के श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसका यांत्रिक लाभ हमेशा एक से कम होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट पे दिखाता है उसका आलम्ब कहाँ पे है, आयास कहाँ पे है, वो चीज। तो यांत्रिक लाभ समझ में आया? चलिए, हमेशा एक से कम होता है। अब उत्तोलक से पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। उत्तोलक में फंसिएगा कि नहीं फंसिएगा? यांत्रिक लाभ समझ में, आप लोग यांत्रिक लाभ में बोझ की सर यांत्रिक लाभ क्या है, यांत्रिक लाभ पार्ट ऑफ लीवर, उत्तोलक का ही पार्ट है, उसमें पूछ लेता है मान कभी कभी। तो ऐसा कि सर ये तो पढ़े हुए नहीं किए थे। फ्रिक्शन पढ़ा दिए थे, फ्रिक्शन का पूरा टर्म्स क्लियर है। फ्रिक्शन क्या होता है, अपने से सापेक्षिक गति का विरोध करता है। बताइए सीमांत घर्षण क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है? हाँ, मतलब कोई भी चीज गति में होने से जस्ट पहले, ठीक है, जैसे आपका क्षमता है 10 फाइट सहने का, कि 10 फाइट जब तक आपको नहीं मारेगा तब तक आप नहीं गुस्साइएगा, ठीक है। तो आपके लिए जो 9वां फाइट होगा ना, उस समझिए लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, कि 9 फाइट के बाद तो आप तो गरमाइए जाइएगा, ठीक है। तो विराम, कोई भी चीज अगर विराम में है, ठीक है, विराम फ्रिक्शन है, तो उसको गति में लाने के लिए जो अंतिम फ्रिक्शन है, लास्ट फ्रिक्शन, उसी को कहा जाता है सीमांत। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें होगा, गति, सबसे विराम में होगा, ठीक है। उसके बाद उससे कम किस में होगा, सर्पी में। और सबसे कम घर्षण कहाँ होगा, लोटनिक में, ठीक है। जैसे कि बोरा को कोई विराम में है, बहुत बड़ा वजन, तो वो तो है ही है, वो सबसे ज्यादा घर्षण उसी पे। फिर इसको थोड़ा छिछलाइए, स्लाइडिंग कीजिए, तो उससे कम। अब सबसे कम जिसमें गुड़का के लेते जाइए,
स्लाइडिंग का सबसे बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल गांव घर में देखो बच्चा सब बोरा पे बैठ जाएगा, उसको घिसियाते रहेगा, नहीं घिसियाते रहता है, वो सर्पी घर्षण का एग्जाम्पल है। सर्पी घर्षण में बच्चा को नहीं, वो सर्पी घर्षण का। चलिए, फ्रिक्शन में दो फार्मूला बताए थे कल आप लोगों को, कि कभी कभी पूछ लेता है कि समतल सतह के लिए घर्षण का फार्मूला और एक झुकाव। देखिए, समतल सतह पे अलग घर्षण काम करता है, और एक देखिए एक एंगल पे आप अलग काम करता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए समतल सतह के लिए आपको बताए थे, क्या बताए थे? समतल सतह के लिए घर्षण, ठीक है। प्लेन सरफेस के लिए फ्रिक्शन देखेंगे। प्लेन सतह के लिए क्या फार्मूला बताए थे कि देखिए, आपके जैसे कोई प्लेन में कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसके ऊपर अगर कुछ भी रख दीजिए तो वो चाहेगा कि वो कहाँ आया है, उसको चाहेगा कि हम हटा दें। चाहे आप ही के ऊपर कल बताए थे कि मच्छर उच्छर आ जाता है, कौन है, उसको हटा देते हैं। सेम है, अगर कोई भी सतह पे अगर कुछ भी आप रखते हैं तो उसका रहता है वो हटा दे। तो जैसे ये कोई मेज है, यहाँ पे सीख लीजिए, और उसके बाद जीवन में आपको कभी भी गलती नहीं होगा। जैसे ये कोई मेज है, समझे, और मेज पे कोई एम द्रव्यमान का जो है कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पे हमको नहीं पता कि क्या है, कोई वस्तु मान लीजिए। तो एम द्रव्यमान की वस्तु अगर मेज पे कोई रखा हुआ है, तो एम द्रव्यमान का जो वस्तु यहाँ पे है तो उसका भार कितना हो जाएगा? एम द्रव्यमान के वस्तु का भार कितना होगा? एम जी। अब भार ऊपर की नीचे? नीचे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। अब देखिए, कोई भी वस्तु जहां पर सरफेस पर रखा हुआ है, जितना भार इसका नीचे काम करेगा वो चाहेगा कि हम उतना ही भार से उसको रिएक्ट करें। अगर जितना भार इसको नीचे काम करेगा वो चाहेगा कि ओ इतना भार हमारे ऊपर आया, वो चाहेगा कि हम उतना उतना भार से उसको फेंक दें, ठीक है। तो ऊपर एक जो है ना, एक रिएक्टेंट फोर्स लगाता है, प्रतिक्रिया बल लगाता है, ठीक है, जिसको आर से सूचित करेंगे, ये होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। प्रतिक्रिया बल, यानी कि कोई एम द्रव्यमान की वस्तु किसी मेज पर रखा हुआ है तो इसका भार हो जाएगा एम जी, ठीक है। तो जितना भार उसको नीचे काम करेगा वो चाहेगा कि उतना ही भार से हम उसको ऊपर फेंक दे, ठीक है। मतलब जितना भार इस पे आया है बोलेगा वो फेंक देते हैं। इतना बात समझ में आ गया? अब यही वस्तु अगर एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, हम इसको चाहेंगे कि इसको अभी विराम अवस्था में है, इसको चाहेंगे कि एफ फोर्स लगा के इसको गतिमान कर दे, तो यहाँ पे बल लगाएंगे एफ। जैसे बल लगाएंगे, ओ बल लगा दिया, तो हम जैसे ही आप लोग चलना स्टार्ट कीजिएगा तो आपके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसका नाम है फ्रिक्शन। आप रोड पे भी चलते रहते हैं तो आपके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, इसका नाम है घर्षण बल, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे एफ बल लगाएंगे तो बोलो बल लगाया है, तुरंत यहाँ से इसके विपरीत दिशा में जो है फ्रिक्शन काम करना चालू कर देगा, ठीक है। तो यही जो फ्रिक्शन होता है, यही फ्रिक्शन जो होता है, यही फ्रिक्शन समानुपाती हो जाता है आर के, ठीक है। ये आर जो है, ये आर क्या था, जितना नीचे भार लगाया है उसी के बराबर था, यानी कि आर बराबर क्या है, एम जी के बराबर। अब देखिए ये एफ जो है, एफ फ्रिक्शन है, घर्षण बल है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, इसको समानुपाती को हटाते हैं तो कोई नियतांक आता है, तो नियतांक आया म्यू, ठीक है। और आर का मान यहाँ पे कितना है, एम जी, तो एम जी रख दीजिए। तो यही फार्मूला बताए थे कि प्लेन सतह के लिए फ्रिक्शन का यही फार्मूला है। अब जहाँ म्यू क्या है, तो ये म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट
फ्रिक्शन। इसको हिंदी में कहा जाता है घर्षण गुणांक। और म्यू आखिर होता क्या है? म्यू म्यू क्या है? तो म्यू बताता है सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस की प्रकृति। जैसे कि कोई खुरदरा सतह है, जैसे कोई रफ सतह है, तो उसका फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर कोई स्मूथ सतह है तो उसका घर्षण कम होगा। जैसे कि बर्फ पे, बर्फ पे जो हम लोग का घर्षण काम करता है वो कम काम करता है, कम करता है ना, क्योंकि वो सरफेस क्या है? चिकना है। तो वहां पे जो फ्रिक्शन होता है वो कम काम करता है। तो ये जो म्यू है, म्यू, देखिए यहाँ पे जो म्यू है, म्यू, ये नेचर ऑफ सरफेस को दिखाता है। मतलब कि सतह की प्रकृति। देखिए अगर म्यू ज्यादा हुआ तो वो सतह कैसा होगा? रफ होगा, मतलब खुरदरा। अगर म्यू का मान कम हो गया, म्यू का मान कम हो गया, तो ये हो जाएगा आपको स्मूथ, मतलब कि चिकना। अब देखिए फॉर्मूला से कैसे निकलेगा, देखिए अगर म्यू का मान कम होगा, देखिए म्यू का मान कम होगा, अगर चिकना सतह है तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? सेम है ना। देखिए बराबर में कोई चीज का रिलेशन है तो यहाँ पे जो चीज होगा यहाँ पे होगा। अगर म्यू का मान अधिक, अब देखिए खुरदरा सतह है तो, अब देखिए, तो खुरदरा सतह है उसके लिए घर्षण कम होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम कल एक चीज बताए थे कि घर्षण बल के लिए जो एरिया है और चाल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फार्मूला में कहीं भी आपको एरिया और दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जैसे बताए थे कि कोई मोबाइल जो है यहाँ पे खड़ा है, कोई मोबाइल ऐसे लेटा हुआ है। अब बताए थे कि दोनों में किस पे फ्रिक्शन ज्यादा और कम लगेगा? दोनों में बराबर, क्योंकि एरिया का कहीं जिक्र ही नहीं है, ठीक है। कोई चीज को आप जो है, कोई जो है लड़का है उसको ऐसे घिसियाइए और उसको लेटा करके घिसियाइए, घर्षण जो है ना सेम लगेगा, समझे। तो घर्षण जो है एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये प्लेन के लिए फॉर्मूला होता है म्यू एम जी। एम मास होता है और जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, एफ फ्रिक्शन होता है। समझ में आ गया? देखिए एक बार और समझ ले, कोई सरफेस है, एम द्रव्यमान की वस्तु है, तो वो जितना नीचे भार लगाएगा तो वो चाहेगा कि हम जितना नीचे भार लगाए हैं उतना ही भार के वस्तु को ऊपर फेंक दें, ठीक है। तो एक ऊपर में क्या होता है, रिएक्शन, जैसे एक्शन किया तो नीचे में ऊपर रिएक्शन, तो सेम mg भार के ही एक जो है रिएक्शन फोर्स काम करेगा, वही फ्रिक्शन जो है इसके समानुपाती हो जाता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन समानुपाती आर के हो जाएगा, जहाँ पे आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। और आर का वैल्यू कितना है? mg। जितना बल लगाएगा वही इसके बराबर होगा, और इसीलिए यहाँ फ्रिक्शन फोर्स बराबर म्यू mg होगा। जहाँ पे म्यू होता है नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस की सतह। अगर कोई सतह जो है खुरदरा है तो फ्रिक्शन का मान ज्यादा होगा, और कोई सरफेस जो है चिकना है तो वहाँ पे क्या होगा? जो फ्रिक्शन लगेगा वो कम लगेगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछ देता है कि जो है सड़क पे चलना आसान होता है, बर्फ पे चलना कठिन, क्यों? तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण क्या होता है? कम लगता है। तो बर्फ पे चलने के लिए जो है ना कील वाला जूता का प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं? ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये है थोड़ा लेवल का चीज, समझे, लेकिन समझा दिए क्योंकि अगर आ गया क्वेश्चन परीक्षा में। हम्म। सिर्फ आपको ये याद रखना है म्यू एम जी। समतल सतह के लिए घर्षण का फॉर्मूला क्या है? म्यू एम जी। म्यू क्या है जहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। और म्यू बराबर होता क्या है? ये दिखाता है कि जो सरफेस है उसकी प्रकृति कैसी है, खुरदरी है कि चिकना है।
तो जहाँ चिकना रहेगा वहाँ पे कम घर्षण लगेगा, जहाँ खुरदरी है वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। वही दिक्कत है। चलिए, अब एंगल के लिए देखिए, कोई जैसे लिख लिए ये, कल इतना तो लिखा ही दिए थे, आज समझा रहे थोड़ा अच्छा से। हो गया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। हो गया। अब देखिए, ये तो प्लेन सतह के लिए घर्षण का फॉर्मूला हो गया। अब बोल देगा अगर कोई झुकाव है, कोई एंगल वाला चीज है, इसके लिए कैसे होगा, इस पे घर्षण। ठीक है, तो लिखिएगा 4। इंक्लाइंड गलत है इसमें। फॉर इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ सतह के लिए। एक बार इंक्लाइंड का स्पेलिंग देख लीजिएगा, सही है कि गलत है। ई एन सी आई इंक्लाइंड होता है, लिख लीजिएगा। इंक्लाइंड होता है आई। अच्छा देखिए, झुकाव खाली आप जाने, झुकाव सतह के लिए अब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जो फार्मूला था वही फार्मूला रहेगा। फ्रिक्शन का फार्मूला क्या था, नॉर्मल सतह के लिए हम क्या पढ़े थे अभी, म्यू, म्यू एम जी, यही पढ़े थे ना। अगर झुकाव सतह के लिए पढ़ना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें कॉस थीटा जोड़ दीजिए, यही फार्मूला हो जाता है झुकाव सतह के लिए। हो गया। अब देखिए, यहाँ पे दो चीज समझिए, उसके बाद दो तीन बात है, उसके बाद ये पूरा गति फिर क्वेश्चन हम लोग पूरा कर लेंगे आज। ठीक है, जैसे कोई नर्तकी है, क्वेश्चन पूछ दे कि कोई नर्तकी है, वो हाथ फैला के डांस कर रही है, ऐसे हाथ फैला के, उस डांस करते करते वो अपना हाथ को मोड़ ले, तो उसके गति पे क्या फर्क पड़ेगा, पूछ देता है। कोई लड़की जो है बाह फैला के झूला झूल रही है ना, स्पीड स्लो हो जाएगा। देखो गाना है, अभी वही पढ़ाएंगे, इसीलिए आप इस कंसेप्ट को समझिए। देखिए भाई, आप चुप हो जाओ, अब क्या होगा नहीं होगा यहाँ खुद क्लियर हो जाएगा। दूगो चीज पढ़िए, हम बताए थे रेखीय चाल, अभी जिसको कहा जाता है लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी भी लिखा जाता है। आपको चाल सभी व्यक्ति को पता है, कितने व्यक्ति को चाल नहीं पता है कि चाल किसे कहा जाता है। आपको पता है चाल क्या है, क्या है चाल, क्या है बताओ, चाल किसे कहते हैं। अरे वही तो है, दूरी अपॉन टाइम। तो रेखीय चाल को अगर भी से हम सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि एक सरल रेखा में जितना भी दूरी तय करते हैं, जितना भी दूरी तय करते हैं, उसमें अगर समय से आप भाग दे देते हैं तो वो चाल आ जाता है। कोई तामझाम है नहीं। सरल रेखा में जितना दूरी तय करे सबको जोड़ दीजिए, टाइम से भाग दे दीजिए, तो यही आपका हो जाता है रेखीय चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
ये तो सरल रेखा के लिए है, कोई सरल रेखा में दूरी तय कर रहा है तो टाइम से भाग दीजिए, तो कोई घूम के दूरी तय कर रहा है तो उसके लिए भी तो चाल अलग होना चाहिए। देखिए, एक होता है कोणीय चाल, कि कोणीय चाल क्या है। एक होता है रेखीय चाल, तो रेखीय चाल तो सबको समझ में, जो हम लोग डेली चलते हैं वो रेखीय चाल हो जाता है। कोणीय चाल भी चलते हैं। ये त्रिज्या आर है, कोई दिक्कत? ये कोई सर्कल है, यहाँ पे कोई ए वस्तु है, ये घूमते 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 यहाँ बी पे चल जाता है, और उसके बाद यहाँ पे जो है केंद्र पे एक एंगल बना लेता है। ठीक है, तो इस थीटा को बनने में जितना समय लगता है ना, उसी को कहा जाता है कोणीय चाल। देखिए, डिस्टेंस को जो डिस्टेंस को डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो टाइम लगता था उसको कोणीय चाल, थीटा को चलने में जो टाइम लगेगा उसको कहा जाता है कोणीय चाल। ठीक है, थीटा को चलने में जो टाइम लगेगा कोणीय चाल। ये जो कोणीय चाल है, कोणीय चाल जिसको कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी। इसको सूचित किया जाता है ओमेगा से। ओमेगा मतलब कि डब्लू को उल्टा दीजिए तो वही हो जाता है ओमेगा। ओमेगा बराबर होता है थीटा बट्टा टी। जैसे यहाँ डिस्टेंस अपॉन टी है, मतलब दूरी में समय से भाग देते थे तो चाल आ जाता था। ठीक है, यहाँ पे आप थीटा, यहाँ पे एक एंगल बनाया, ए बी से गया तो एक एंगल का निर्माण किया, तो थीटा को जो तय करने में जो थीटा बनने में जो टाइम लगा उसी को कहा जाता है कोणीय चाल। तो कोणीय चाल और रेखीय चाल समझ में आ गया, लेकिन बात यहाँ नहीं आता है, दोनों में पूछ लेता है कि संबंध क्या है। रेडियन होता है एंगल का मात्रक, जैसे ही कोण होता है ना थीटा, वो होता है चाप बट्टा त्रिज्या। अब इसको लिखना चाहते हैं कि थीटा बराबर, तो थीटा बराबर होता है चाप बट्टा त्रिज्या, आर्क बट्टा चाप बट्टा। अब चाप को कुछ मान लीजिए, ये थीटा का वैल्यू होता है, लेकिन आप ये याद रखिएगा ओमेगा बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। अब देखिए, रेखीय चाल और कोणीय चाल दोनों में पूछ लेता है कि संबंध क्या है, तो रेखीय चाल को भी से संबंध सूचित करते हैं, तो रेखीय चाल बराबर होता है भी बराबर आर ओमेगा। यही संबंध है कोणीय चाल और रेखीय चाल में। रेडियस त्रिज्या, आर क्या है? रेखीय चाल और कोणीय चाल क्लियर हुआ। रेखीय चाल किसको बोलेंगे? जो सरल रेखा में कोई भी दूरी तय करते हैं समय से भाग दीजिए, रेखीय चाल। कोई वृत्ताकार पथ पे दूरी तय कर रहा है, तो एंगल थीटा बनने में जो टाइम लग रहा है, सीधा कुछ नहीं याद हो तो बोल दीजिएगा कोणीय चाल बराबर कि जो कोण बनने में समय लगता है। कोणीय चाल मतलब क्या? कोण बनने में जो समय लगे उसी को कोणीय चाल। भाषा में लिखेगा तो अपने समझने के लिख लीजिएगा कि कोण बनने में लगा समय को कोणीय चाल कहते हैं। यानी कि थीटा में भाग दीजिएगा टी से तो आ जाएगा। अब यहीं से आपको संबंध पढ़ना है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जिसमें आपको लड़की झूला वाला समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है नहीं, इसीलिए। इसके पहले दो बात और समझिए। टॉर्क का नाम सुने हैं? बलाघूर्ण, बलाघूर्ण। जैसे देखिए, बल का हम लोग क्या क्या क्वालिटी पढ़े थे, कि बल किसी वस्तु को खिसका सकता है, आगे कर सकता है, पीछे कर सकता है, दिशा बदल सकता है, सब कुछ कर सकता है।
लेकिन बल के कारण किसी वस्तु को घुमा भी तो सकते हैं। अगर बल के कारण किसी वस्तु को घुमा रहे हैं, ठीक है, उसी को कहा जाता है बल आघूर्ण, टॉर्क। जैसे क्या, किसी आप दरवाजा को लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, तो बल आघूर्ण के कारण यहाँ पे बल आघूर्ण लगता है, लेकिन कैसे लगता है तो बताइए। देखिए यहाँ हो गया क्लियर। सबको लिख लिए। अब लिखिए बल आघूर्ण। टॉर्क, इसको ऐसे ऐसे टॉ से सूचित किया जाता है इसको, ठीक है। देखिए दुनिया में कोई भी चीज को घुमाने के लिए जो आप बल लगाते हैं, वही क्या है, बल आघूर्ण। टॉ है, इसको कहा जाता है टॉ, सिंबल है, सिंबल। टॉ से सूचित किया जाता है बल आघूर्ण को, ठीक है। तो अब इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, तो बता देंगे, अभी पूरा समझ में आ जाएगा। लिखिए डिफिनीशन। लिखिए किसी वस्तु को अपने अक्ष के परितः किसी वस्तु को अपने अक्ष के परितः घूर्णन कराने वाली, अक्ष मतलब ये कोई अक्ष मान लीजिए, इसके अक्ष के परितः घूर्णन कराने वाली मतलब घुमाने वाली, परितः मतलब इसके इर्द गिर्द, परितः, हाँ, घूर्णन कराने वाली राशि को बल आघूर्ण या टॉर्क कहते हैं। ये टॉर्क बराबर होता है डिस्टेंस गुने बल, ठीक है। इसको ये फॉर्मूला निकाल लीजिए, लिख लीजिएगा। देखिए ये हो जाता है सदिश राशि, सदिश होगा। देखिए डिस्टेंस गुने बल है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मात्रक, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर ही होगा सीधा। आप देखिए क्या क्या, अब यहाँ बल आघूर्ण क्या है, ये डिस्टेंस, ये फोर्स क्या है, कुछ समझ देखिए। आप देखिए ये दरवाजा जो आप लगाते होंगे, दरवाजा, तो उसका हैंडल देखते होंगे आप कि हमेशा अंत में लगाते होंगे, ये ऐसा, जहाँ पे ये जो लगा रहता है पेंच, जहाँ पे, हाँ हाँ, एक एक प्रकार का यही है। देखिए आप देखिए, आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कोई भी दरवाजा जो होता है, देखिएगा कि हमेशा जो है यहाँ पे अंत में लगाया जाता है, यहाँ पे ऐसा क्यों लगाया जाता है। बल कम लगता है, सही बात है, इसका आंसर यही होगा कि बल कम लगता है। क्यों? क्योंकि उसके बल आघूर्ण का मान ज्यादा होता है। सबसे बढ़िया देखिए, कोई भी पेंच होता है, पेंच को खोलते हैं तो एक छोटा पेचकस होता है, एक बड़ा पेचकस होता है। देखिएगा कि छोटा पेचकस से आप कुछ भी खोलते होंगे तो थोड़ा आपको टफ लगता होगा, बड़ा पेचकस से खोलते होंगे तो आपको आसानी से खुल जाता होगा, ठीक है। स्क्रू, तो यही डिस्टेंस यही ना है, डिस्टेंस। बल आघूर्ण सीधा मतलब कि दुनिया में कोई भी चीज को आप जो घुमाते हैं बल के कारण, वो बल आघूर्ण के कारण ही घूमता है, ठीक है। जैसे कि गांव घर में बिलैया बोलते होंगे, जैसे इस टाइप का रहता होगा, देखिए इस टाइप का होता था, इस टाइप का ऐसे रहता था, इसको ऐसे उल्टा के लगा दीजिए ना, छिटकिली टाइप का रहता है, उल्टा के लगा, बल आघूर्ण का ही एग्जाम्पल है। देखिए अगर
कोई भी चीज का डिस्टेंस अगर ज्यादा है, देखिए अगर डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ेगा तो बल आघूर्ण का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। और जब ये बल आघूर्ण का मान बढ़ेगा तो बल का मान हो जाएगा कम। यानी कि अगर बल आघूर्ण ज्यादा हो रहा है, अगर बल आघूर्ण ज्यादा हो रहा है तो बल कम लगेगा। बोलिए सर इसका एग्जाम्पल दीजिए। गिरमिट जो देखे हैं, गिरमिट, गिरमिट एक इस टाइप का होता है। गिरमिट जिसको ऐसे लोहार सब जो है छेदा करता है। हाँ, देखिएगा इसका जो हैंडल बनाया जाता है, इसका हैंडल जो बनाया जाता है, ये हैंडल ये बड़ा बनाया जाता है ताकि इसको देखिए, ताकि इसको घुमाने में क्या हो, आसानी हो। यानी कि घुमाने में आसानी की, यानी डिस्टेंस के कारण इसका बल आघूर्ण का मान क्या हो रहा है, ज्यादा नहीं, बल आघूर्ण ज्यादा हो रहा है, इसके कारण बल कम लग रहा है। नहीं, वो बल युग्म हो जाएगा, वही बताएंगे अभी। तो ये बल आघूर्ण में क्या होता है, डिस्टेंस जब ये बढ़ेगा तो बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो बल आघूर्ण भी बढ़ेगा, और जब बल आघूर्ण बढ़ेगा तो बल कम। आप देखिए इसको यहाँ पे तो दिक्कत नहीं, छेदा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लो, आप छेदा करके दिखाओ। अब इस टाइप का कोई है, आप ऐसे कर दिए, आप इसको छेदा करने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा। क्यों दिक्कत होगा कि यहाँ पे इसका डिस्टेंस हो गया कम, तो बल आघूर्ण भी हो गया कम। तो बल आघूर्ण कम होने का मतलब क्या, वो घूमेगा कम कम, घूमेगा कम कम, ठीक है। तो डिस्टेंस पे जो है ना डायरेक्ट है, डायरेक्ट फर्क पड़ता है बल आघूर्ण का। अगर किसी भी चीज का डिस्टेंस ज्यादा है तो बल आघूर्ण भी ज्यादा होगा, और जब ये बल आघूर्ण ज्यादा तो बल कम लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोई गेट होता है तो उसका पकड़ने वाला हैंडल जो होता है अंत में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसका डिस्टेंस जहाँ से घूमता है, घूमता जहाँ से, वहाँ का डिस्टेंस ज्यादा हो। तो जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो बल आघूर्ण ज्यादा होगा, और जब बल आघूर्ण ज्यादा होगा तो बल कम लगेगा। इसीलिए अब सोचो, दरवाजा है यहाँ पे, अब यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे खोलते खोलते आपको लगा कितना बल लग रहा है। अब वहां पे लगा दीजिए, जैसे अंत में यहाँ पे लगा हुआ है, लगा हुआ ना। अब जहाँ पे, जहाँ से घूमता है वहीं पे लगा दीजिए, खोलने में बहुत दिक्कत होगा, होगा कि नहीं। तो बल आघूर्ण यही है, कोई भी चीज अगर घूमता है तो बल आघूर्ण के कारण। तो डिस्टेंस, जैसे ये डिस्टेंस जितना बढ़ेगा तो बल आघूर्ण बढ़ेगा, तो बल का मान कम होगा। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए ये पूरा, और इसका एग्जाम्पल लिखिए। दरवाजा में हैंडल कब्जा से दूर लगाया जाता है, इसका एक बल आघूर्ण के कारण ही। दरवाजा में जो है हैंडल कब्जा जो है दूर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो बल आघूर्ण का मान ज्यादा हो जाएगा, और जब बल आघूर्ण का मान ज्यादा हो जाएगा तो बल कम लगेगा। तो किसी चीज को देखो, इस टाइप का गेट बनाए ना तो बच्चों खोल देता है, और सोचो इसका जो कब्जा होता है वो जहां से घूमता है वहीं लगा देता, तो बड़े आदमी से भी नहीं खुलता, ठीक है। इसीलिए इसको डिस्टेंस को ज्यादा बढ़ाया जाता है, क्योंकि बल आघूर्ण क्या हो, ज्यादा हो। जब बल आघूर्ण ज्यादा हो तो बल कम लगेगा। लिख लीजिए पहला, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा बल आघूर्ण का। एग्जाम्पल लिखिए, लिखिएगा कि दरवाजा में हैंडल कब्जा से दूर लगाया जाता है। हम्म, कब्जा से दूर लगाया जाता है। ये जो पेंच रहता है ना, इसको बोला जाता है कब्जा, इसीलिए कब्जा से दूर लगाया जाता है। अच्छा देखिए, आप लोग सभी आदमी चापाकल चलाए होंगे, ठीक है। चापाकल कैसा होता है, इस टाइप का होता है ना, इस टाइप से होता है यहाँ पे। इस टाइप का चापाकल होता है, ठीक है। आप क्या देखे होंगे कि चापाकल का हैंडल जो है ना बड़ा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, कि जहां से वो घूम रहा है, जहां से वो घूम रहा है उसका डिस्टेंस ज्यादा बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि जब देखिए इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो बल आघूर्ण ज्यादा होगा, जब बल आघूर्ण ज्यादा होगा तो आसानी से हम बल लगा के उसको चला सकते हैं। अब सोचो, चापाकल का हैंडल कर दिया इतना छोट, अब उस पे बल लगा रहे हैं, पानी नहीं निकल रहा है ना। तो बल आघूर्ण यही होता है, डिस्टेंस बढ़ेगा बल आघूर्ण बढ़ेगा, इसका बल का मान कम होगा, इसीलिए जो है दूर बनाया जाता है। चापाकल का जो है हैंडल जो है दूर, पूछ देगा कि चापाकल का हैंडल दूर क्यों लगाया जाता है, तो बल आघूर्ण के कारण। क्योंकि चापाकल का हैंडल बड़ा रहेगा तो बल आघूर्ण ज्यादा रहेगा, बल आघूर्ण ज्यादा तो बल का मान कम। ठीक है, लिख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लिखिए कि चापाकल का हैंडल का लंबा बनाया जाना।
आलोक सुमन वॉइस रिपीट हो रहा है। चापाकल के हैंडल का लंबा होना, समझे? तो बल आघूर्ण में क्या समझे आप लोग? कोई भी चीज का अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो बल आघूर्ण बढ़ेगा, अब बल आघूर्ण बढ़ेगा तो बल का मान आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे। जैसे कि देखिए, कोई पेच को खोलना है, छोटका पेच से खोलिएगा डिस्टेंस कम रहेगा, आपको ज्यादा बल देना पड़ेगा। बड़ा पेच का दाएं दाएं खोल देते हैं, क्या है उसका डिस्टेंस बढ़ गया, तो बल आघूर्ण क्या हो गया, बढ़ गया, तो डिस्टेंस आराम से खोल लेते हैं, नहीं खोल लेते हैं। देखिएगा, कोई कोई छोटा नट को खोलने के लिए छोटा रिंच, लेकिन देखिए बड़ा बड़ा नट को जैसे ट्रक उरक का देखिएगा, तो बड़ा जो है इतना भाला जैसे रहेगा, उससे खोलेगा, क्या है, तो बल आघूर्ण कारण, तो ये सब बल आघूर्ण पे है। एक चीज और होता है बल युग्म, ठीक है, मोमेंटम ऑफ कपल। बल युग्म का एग्जाम्पल पूछ देगा, जैसे नल को खोलते हैं पानी आ जाता है, स्टेयरिंग को घुमाते हैं ना, चक्का मुड़ जाता है स्टेयरिंग, तो ये सब लिखिए बल युग्म। मोमेंटम ऑफ कपल जिसको सी से सूचित किया जाता है। देखिए बल युग में क्या है, बल युग में आप पति पत्नी से समझ सकते हैं। कैसे, देखो, दोनों में सेम एनर्जी, सेम बल रहता है, झगड़ा होता है दोनों खोखुआ जाता है, उधरों से इधरों से, नहीं होता है। एक जैसे झगड़ा होगा, इधर से जितना पावर से उतना से उधर से दोनों आदमी खोखुआल रहता है। और जैसे एक दो हाथ दे दिया, मतलब महिला मेंबर पे अगर हाथ चल गया, तो चाहेगी कि हम घूम के नहरे चल जाए, समझे? तो यही होता है बल युग भी, कि जब दो समान बल एक वस्तु पे लगता है, ठीक है, कोई वस्तु पे समान बल लग रहा है, कोई कोई रेखा है उस पर दो समान बल लग रहा है, ठीक है, तो वस्तु क्या होता है ना, घूमने लगता है, यही होता है बल युग। लिखिए बल युग्म का डिफिनीशन लिखिए, कि जब एक ही रेखा पर दो समान, लिखिए बल युग्म, लिखिए कि जब जब एक ही रेखा पर दो समान परिणाम के बल, जब एक ही रेखा पर दो समान परिणाम के बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, जब एक ही रेखा पर दो समान परिणाम के बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो वस्तु अपने अक्ष के परितः घूमने लगती है। ठीक है, उसको बल युग्म कहा जाता है। हाँ हाँ, वो भी बल युग्म। हाँ, परितः घूमने लगती है, या घूमने का प्रयास करने लगती है, जो भी लिखे, ठीक है, बल युग्म कहलाता है। अब बल युग्म को जो है ना सी से सूचित किया जाता है, ठीक है, बल युग्म को क्या चीज से सूचित किया जाता है, सी से, होता है डी गुने एफ, इसका ये होता है फॉर्मूला, लिख लीजिएगा। ये भी एक होता है सदिश राशि, डी डिस्टेंस होता है, एफ बल होता है, इसका भी होता है मात्रक न्यूटन मीटर, एनएम का मतलब न्यूटन मीटर। आप इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये मात्रक है यूनिट न्यूटन मीटर, ये सी है वेक्टर, ये डी है डी, डी डी बोले तो डिस्टेंस गुने ये एफ बल। इसका डायमेंशन सब बोलेगा तो लिख सकते हैं आराम से अपने क्योंकि हम लोग सीख लिए हैं। उदाहरण लिखिएगा, हाँ न्यूटन मीटर है इसका मात्रक बल युग्म का। वो डिपेंड करता है कि आप कितना बल लगा रहे हैं एक दूसरे पे, ठीक है, बहुत चीज का, अभी तो आप शुरुआतें किए हैं, अब गति कर। तो बल युग्म क्या है, दो समान, दो आदमी का बल क्या रहेगा, समान रहेगा,
एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहेगा, दोनों खखवाएगा एक दूसरे पे, तो क्या करेगा, एक आदमी जो है घूमने का वस्तु जो है घूमने का प्रयास करने लगेगा। जैसे लिखिए वाहन के स्टेयरिंग का घूमना, वाहन के स्टेयरिंग को देखिएगा बल देता है, ठीक है, तो घूमने का प्रयास करने लगता है। जब दो बल आपस में काम करते रहता है नीचे ऊपर समान परिणाम का, तो वस्तु घूमने, तो लिखिए वाहन के स्टेयरिंग का घूमना। स्टीयरिंग, स्टीयरिंग, वाहन का स्टीयरिंग घूमना। दूसरा पानी का नल खोलना, पानी का नल को कैसे करते हैं आप, जो घुमाते हैं, पानी के नल का खोलना। इसका एग्जाम्पल बहुत पूछेगा कि पानी का नल का खोलना किसका एग्जाम्पल है, बलयुग्म का, ठीक है। गाड़ी के स्टेयरिंग का घूमना किसका एग्जाम्पल है, बलयुग्म का। और दूसरा दवात के ढक्कन का खुलना, दवात देखे हैं, दो से दवात औ से आम नहीं पढ़ते थे बच्चा में, तो दवात जो देखे हैं, तो दवात का ढक्कन को जो खोलते हैं वो बलयुग्म के कारण ही खुलता है, तो लिख लीजिए दवात के, दवात का ढक्कन का खोलना। हाँ उसको जो घुमा के खोल दीजिए, दवात के ढक्कन का खोलना इत्यादि। हो गया, बलयुग्म खत्म हो गया। अब एक चीज और पढ़ना है, उसके बाद लगभग लगभग हमारा ये खत्म है। क्या, ठीक है। बलयुग्म समझ में आया, दो बल एक दूसरे पर आरोपित होगा, एक वस्तु घूमने का प्रयास करने लगेगा, यही बलयुग्म है। स्टीयरिंग को घुमाना, नल को खोलना, दवात के ढक्कन को खोलना, ये सब बलयुग्म है। न्यूटन मीटर, ठीक है। एक चीज और पढ़ना है, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये क्या है। आप लोग को याद होगा जब आप सेकेंड लॉ पढ़ रहे थे तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़े थे, क्या है बताइए। संवेग संरक्षण का सिद्धांत में क्या बताए थे, ये तो सबको पता है संवेग संरक्षित होता है, लेकिन क्या बोले थे कि जब कोई बाह्य बल काम नहीं करे, यानी कि फोर्स जीरो कर दिए थे, तो क्या मोमेंटम भी जीरो हो गया था, यानी कि कुल संवेग संरक्षित रह गया था। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेखीय संवेग वाला पढ़े थे तो रेखीय संवेग संरक्षण। यहाँ पे कोणीय संवेग अभी पढ़े हैं, तो कोणीय संवेग के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी पे आएगा लड़की जो हाथ फैला के डांस करेगी, और ये बोला, चलिए लिखिए कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अच्छा, कोणीय संवेग क्या है आप लोग को पता है, कोणीय संवेग क्या है। रेखीय संवेग पता है, संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, पढ़े हैं ना। मोमेंटम का क्या होता है, दो चीज पढ़े हैं ना, देखिए एक पढ़े हैं अभी हम लोग क्या, रेखीय, रेखीय वेग। अब देखिए मोमेंटम को क्या चीज से सूचित करते हैं हम लोग, रेखीय संवेग लिखे, वेग नहीं। देखिए तो कैपिटल पी, या पी क्या है, ये सदिश है तो इस पर वेक्टर चढ़ा दीजिए, एम अपॉन भी, यही होता है रेखीय संवेग, यानी कि मोमेंटम। संवेग यही ना होता है, ठीक है। रेखीय संवेग ये होता है, तो कोणीय संवेग क्या होगा। अब देखिए, तो ये तो सरल रेखा में मोमेंटम और अगर वेलोसिटी को गुना कर देते थे तो आ जाता था संवेग। अब अगर कोई, यही होता है। अब देखिए ये एम द्रव्यमान का कोई वस्तु यहाँ से यहाँ ट्रेवल करता है, तो इसका कोणीय संवेग कितना होगा। सो अगर आप लोग को पूछे तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे संवेग में क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर एम अपॉन एम गुना भी, ठीक है। जहाँ पे एम क्या है भाई, बकलोल, मास है, और मास
मास क्या होता है? द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान क्या होता है? एक प्रकार के समझिए, आपको देखिए, जो चीज जितना भारी, सुनिए, जो चीज जितना भारी, जितना भारी है, आप उसको स्पीड में लाने, गति में लाने के लिए आपको उतना प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कोई 20 कुंटल का आदमी है, ठीक है, 20 कुंटल का आदमी 4-5 गो ट्रक में भरा हुआ कुछ, जैसे ये ऐसा मान लीजिए 80 किलो का कोई आदमी है और कोई 30 किलो का आदमी है, तो आपको ढकेलना किसको आसान होगा? हल्का वाला को उठा के फेंक दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, मास एक प्रकार क्या होता है? मास एक जड़त्व का काम करता है। आप जितना, जिसका जितना भार होगा वो उतना जड़त्व कम, वो ज्यादा जड़त्व लगाएगा। क्यों? जड़त्व क्या होता है? अपने मतलब अपने स्थिति का विरोध करना, यही तो जड़त्व होता है। तो एम जो हमारा मास है, एक प्रकार का वो जड़त्व का ही काम करते हैं। ये एक प्रकार का तो जड़त्व का ही तो काम करता है मास। जो जितना भारी उसको उतना जड़त्व, जितना कम उसका कम जड़त्व, वही होता है। तो देखिए, अगर यहाँ पे अगर मास, मास द्रव्यमान अगर जड़त्व का काम कर रहा है, और अगर वेलोसिटी से गुना कर देते थे तो रेखीय संवेग निकल जाता था। तो यहाँ पे अगर आप, यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण से, जैसे देखिए, जड़त्व, जड़त्व के कारण, जड़त्व के कारण अब जड़त्व और वेलोसिटी को गुना कर देते थे, तो जड़त्व और वेलोसिटी बराबर संवेग आ जाता था, रेखीय संवेग। लेकिन कोणीय संवेग का बात होगा तो कोई घूरने के कारण जो जड़त्व उत्पन्न हो रहा है, जो घूमने के कारण जो जड़त्व उत्पन्न हो रहा है, उसमें अगर वेलोसिटी से गुना कर दीजिएगा तो निकल जाएगा कोणीय संवेग। सिंपल सा मतलब है, ठीक है। तो देखिए, इसको सूचित किया जाता है जे से। कोणीय संवेग को क्या चीज से सूचित किया जाता है? इसको ये मत सोचिए। अब देखिए, अभी हम कुछ देर पढ़े थे कोणीय चाल। कोणीय चाल क्या पढ़े थे बताइए? कोणीय चाल की क्या चीज से सूचित किया जाता था? अभी पढ़े हैं ना कि कोणीय चाल और रेखीय चाल। तो कोणीय चाल को क्या चीज से सूचित किए हैं? ओमेगा से, ओमेगा से, ठीक है। अब देखिए, हाँ, ओमेगा से ही सूचित किया जाता है इसको, ठीक है। तो नहीं, अब लिखा, जब फॉर्मूला लिखते तो ये हो ही जाता है ना। अच्छा, बोला क्या जाता है उसको आपको समझना पड़ेगा। आप देखिए, ये कोणीय संवेग जे बराबर होता है ओमेगा, यानी कि कोणीय चाल। कोणीय चाल में अगर आई से गुना, ये आई क्या है? तो जड़त्व आघूर्ण है। क्या है आई? जड़त्व आघूर्ण। हम्म, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। ये एम क्या था? मास, द्रव्यमान। इसको आप लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जड़त्व का मान। ये एक प्रकार का जड़त्व ही है, तो मेजरमेंट ऑफ, INER हो या INERTIA, इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जड़त्व। कोणीय संवेग का परिभाषा देखिए, जब आप कोणीय चाल में जड़त्व आघूर्ण से गुना कर दीजिएगा तो वही निकल जाता है कोणीय
कोणीय संवेग। जैसे मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का माप। ये नहीं, ये एम जो है ना, ये एम एक प्रकार का क्या है, मास है, द्रव्यमान है। इसको आप, हाँ, तो एम जो है ना एक प्रकार की जड़त्व का माप है। ठीक है, तो इसीलिए इसको लिखे मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसका जितना मास होगा, जितना द्रव्यमान होगा, उसका जड़त्व जो है उतना अधिक होगा। सीधा याद रखेगा, ज्यादा ताम झाम नहीं याद रखे तो। संवेग क्या होता है, जब द्रव्यमान को वेग से गुना कर देते हैं तो आ जाता है। एक तो सरल रेखा वाला होगा, उसमें कोई ताम झाम नहीं है। कोणीय संवेग में आ गया तो कोण के कारण जो है ना, कोणीय संवेग खाली कोण जोड़ दीजिए। तो अगर कोणीय चाल में अगर आप जड़त्व आघूर्ण से गुना कर दीजिएगा तो वो हो जाता है कोणीय संवेग। अब आपको समझ में आ जाएगा कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। हो गया, तो लिखिए वो कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिख लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या था, जब बाह्य बल को जीरो कर देते थे। अब सरल रेखा में बात हो रहा था, तो सरल रेखा में बात करेंगे तो वो वहां पे होता था सरल रेखा वाला बात। यहाँ पे कोणीय वाला बात हो गया है ना, तो कोण का मतलब होगा यहाँ पे बल आघूर्ण का जिक्र होगा। वहां बल का यूज करते थे क्योंकि सरल रेखा का बात होता था, सिंपल। यहाँ कोणीय संवेग संरक्षण का मतलब होगा, यहाँ पे टॉर्क का बात होगा, बल आघूर्ण का मतलब होगा। तो सिंपल सी मतलब है, वहां पे बल को जीरो करते थे, यानी बाह्य बल पे, मतलब कोई वस्तु पे बाह्य बल नहीं लगाते थे, तो मोमेंटम कांस्टेंट रहता था। यहाँ पे भी सेम वही होगा, सिर्फ वर्ड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बल आघूर्ण को जीरो कर देंगे, टॉर्क को जीरो कर देंगे, तो कोणीय संवेग का मान जीरो होगा, वही संरक्षण कहलाएगा कोणीय। लिख लीजिए, भाषा में लिख लीजिए। लिखिए कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई निकाय पर, यदि कोई निकाय या कोई वस्तु, कुछ भी लिखे, यदि कोई निकाय पर कोई बल आघूर्ण या टॉर्क, कोई बल आघूर्ण या कोष्ठ में दीजिएगा टॉर्क, आघूर्ण आघूर्ण बल आघूर्ण और टॉर्क जिसको कहते हैं, कार्य नहीं करता है,
कार्य नहीं करता है तो इस निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इस निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अभी कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या लिखे थे? जे बराबर आई ओमेगा, यही लिखे थे ना। आई बराबर क्या है? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण मतलब घूमने के कारण जो जड़त्व पैदा हो रहा है, देखिए जो जड़त्व घूमने के कारण जो जड़त्व, उसको जड़त्व आघूर्ण। अब सीधा रेखा चलते हैं तो चलने तो वो सिंपल सा जड़त्व हो जाता है, ठीक है, वो मास। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि अगर कोई टॉर्क कोई चीज पे कोई सिस्टम पे कार्य नहीं कर रहा है, जो कोई एंगुलर मोशन में है, कोई सर्कुलर पाथ पे है, तो यहाँ पे अगर डब्लू जीरो कर देंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, इससे गुना होगा ये भी जीरो। वही बोला है कि अगर टॉर्क का मान जो है, अगर बल आघूर्ण का मान हम जीरो कर देंगे तो उसका संवेग टोटल का टोटल संरक्षित रह जाएगा। सेम संवेग संरक्षण का था, उसी का पार्ट है, मतलब सिर्फ नेम चेंज है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा कि एक लड़की बाहें फैलाकर, देखिए क्या होता है ना, बाहें फैलाकर झूला मतलब कुछ भी डांस वांस कर रही है, जब भी हाथ को नीचे करेगी या सुकड़ाएगी तो उसका वेग बढ़ जाएगा। लिखिए उसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक लड़की जो बाहें फैलाकर घूर्णन कर रही है, जब अपनी बाहों को मोड़ लेती है, बाहों को मोड़ लेती है तो घूर्णन त्रिज्या कम होने के कारण, त्रिज्या कम होने के कारण वेग बढ़ जाएगा। एक और है कि पृथ्वी का सूर्य के निकट आते ही जो है उसका वेग बढ़ जाता है, का है तो त्रिज्या कम हो जाता है, वेग बढ़ जाता है, तो इसको याद रखिएगा। वही देखिए यहाँ पे, देखिए अभी आप फॉर्मूला अभी कोणीय संवेग का क्या पढ़े थे? जे बराबर आई ओमेगा, ठीक है, जहाँ पे आई क्या था? जड़त्व आघूर्ण था, और जड़त्व आघूर्ण का क्या क्या मान था? एम आर स्क्वायर था ना, एम आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या को करेंगे कम, यहाँ पे त्रिज्या को क्या करेंगे? त्रिज्या को करेंगे मतलब कम होगा, इसका सीधा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो बढ़ जाएगा। अब देखिए कुछ भी अगर आप कम करते हैं, त्रिज्या कम करिएगा यहाँ पे, यही फॉर्मूला में अब लगाइए यहाँ से, एम आर स्क्वायर वाला मान दीजिएगा। देखिए कोणीय संवेग का पूरा ऐसा भी मान लिख सकते हैं, एक कोणीय संवेग जे बराबर हो जाएगा, आई के जगह पर लिख लीजिएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। आप इसको आप कम बेसी जहाँ जो मन है वो करके देख लीजिए, आपको ज़्यादा कम आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक चीज़ और है, आप लोग सेंटर ऑफ मास का नाम सुने हैं? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जैसे बोलता है ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास नीचे होना चाहिए। जैसे जो एक झुकी हुई मीनार कहाँ पे है? पीसा। तो वो गिरती काहे नहीं है? क्वेश्चन आ जाता है ना। द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास, जैसे कि मनुष्य का पूछ ले कि मनुष्य का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? नाभि में। मतलब मनुष्य का जो सेंटर ऑफ मास नाभि में है, इसीलिए हम लोग जो इतना बैलेंस से रहते हैं, ठीक है। देखते होइएगा
कि आप लोग बाल्टी में पानी लेके जाते होंगे तो एक हाथ को ऐसे कर लेते हैं बैलेंस बनाने के लिए, ताकि हम गिरे नहीं। ठीक है, सेंटर मास हम लोग का बना रहे हैं। ठीक है, जब भी हम लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं तो झुक के चढ़ते हैं ताकि हमारा सेंटर ऑफ मास बना रहे। जैसे देखिए यहाँ पे एक बहुत लंबा रॉड होता है, लंबा रोड जो होता है, तो उसको आपको वजन करना होता है। तो कैसे वजन करते हैं? तो सबसे पहले तो इसको मोड़ लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, वजन करने के लिए आप कहाँ से तोलते हैं? साइड से नहीं, बीच में कोशिश करते हैं कि बीच में उसको तोले। ठीक है, ताकि उसको अच्छा से वेट हो जाए। तो किसी भी चीज़ का सेंटर ऑफ मास जो होता है, द्रव्यमान केंद्र, वो बीच में होता है और नीचे होता है, अधिकाधिक नीचे काम करता है। ठीक है, जैसे देखिएगा कभी कभी मना करता होगा, सरकार का निर्देश रहता है कि जो बॉस पे जो है ना, छत पे आदमी को नहीं बैठाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए बॉस सब बहुत भारी होता है, उसका सेंटर ऑफ मास नीचे रहता है। जब वजन डाल देंगे तो सेंटर ऑफ मास ऊपर काम करने लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए सेंटर ऑफ मास का सबसे बढ़िया एग्जांपल देखिए, देखिए ये तारबूज है, ये तारबूज है, अभी तारबूज का मौसम चल रहा है। इस पे तारबूज के अंदर यहाँ पे एक छर इसके अंदर डाल दीजिए तो छर आराम से खड़ा रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यह है तारबूज ऊपर, अब यह है छर। अब छर में तारबूज को गाड़ दीजिए तो ये अस्थिर रहेगा, गिर जाएगा। तो यही सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास किसी भी चीज का बीचों बीच होना चाहिए, उसका भार का जो होता है मास बीचों बीच होना चाहिए और नीचे होना चाहिए, वही होता है सेंटर ऑफ मास। हम लोग का नाभि में काम करता है, नाभि के बीच में, इसीलिए पहाड़ पे चढ़ते वक्त ये सब, जैसे कि देखिएगा ना, बहुत चार चक्का सब में जो है ना, जी सनरूफ नहीं देता है, मतलब खोलने वाला शीशा जो ऊपर से खोलने वाला रहता है नहीं देता है। सफारी सब में, फॉर्चूनर सब में नहीं देता है, तो ये सेंटर ऑफ मास के कारण ही नहीं देता है। ठीक है, तो लिखिए सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र क्या है, एक पॉइंट लिख लीजिए। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए सेंटर ऑफ मास, लिखिए पॉइंट बना के लिखिए, वह बिंदु जहां वस्तु का पूरा द्रव्यमान केंद्रित मान लिया जाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। वह बिंदु जहां वस्तु का पूरा द्रव्यमान केंद्रित मान लिया जाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। हाँ, वह बिंदु जहाँ वस्तु का जो है ना पूरा द्रव्यमान केंद्रित रूप से मान लिया जाता है, केंद्रित मान लिया जाता है, वो द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। लिखिए द्रव्यमान केंद्र, लिखिए द्रव्यमान केंद्र नीचे होने के साथ साथ, अगला लिखिए द्रव्यमान केंद्र नीचे होने के साथ साथ, नीचे होने के साथ साथ आधार से होकर गुजरता है। तो हाँ, आधार मतलब बेस, आधार से होकर गुजरता है तो वस्तु में संतुलन बनाए रखने की संभावना अधिक होती है। द्रव्यमान केंद्र यदि नीचे के साथ साथ आधार से होकर गुजरता है तो वस्तु में संतुलन बनाए रखने की संभावना अधिक होती है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, पहाड़ पे चढ़ते वक्त व्यक्ति को आगे की ओर झुकना। सेंटर ऑफ मास देखिए हमारा बीच में है, तो हम लोग अपने अस्थायित्व को बनाने के लिए क्या करते हैं, आगे झुकते हैं, तो हम लोग का अस्थायित्व बना रहता है। लिखिए पहाड़ पर चढ़ते वक्त व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, या आगे की ओर झुकना। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए कि पीसा की मीनार झुकी हुई होने के बावजूद भी नहीं गिरती है। पहला एग्जाम्पल लिखे कि पहाड़ पर चढ़ते वक्त व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, तो ये सेंटर ऑफ मास के कारण ही अपने आप को स्थायित्व करने के लिए आगे की ओर झुकता है।
दूसरा लिखेगा कि पीसा की मीनार झुकी होने के बावजूद भी नहीं गिरती है क्योंकि इसका द्रव्यमान केंद्र नीचे के साथ साथ आधार से गुजरता है। पीसा की मीनार झुकी होने के बावजूद भी नहीं गिरती है क्योंकि उसका द्रव्यमान केंद्र नीचे होने के साथ साथ आधार से होकर गुजरती है। द्रव्यमान केंद्र नीचे होने के साथ साथ आधार से गुजरता है। देखिएगा जैसे कि देखिए मॉल वॉल जहाँ बनता होगा, जैसे कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता होगा, तो देखिएगा कि बिल्डिंग बनने से पहले जो है ना, कि नीचे जो है बड़ा बड़ा रॉड दिया जाता है। बड़ा बड़ा रॉड क्यों दिया जाता है? यही सेंटर ऑफ मास के कारण, ठीक है, कि द्रव्यमान केंद्र के कारण स्थायित्व बने रहे। नहीं तो अब जैसे कि बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया और ऊपर में ही जो है रॉड रूट दे दिया, पता चलेगा कि गिर गया बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का स्थायित्व देखिएगा, जो बड़ा बड़ा मॉल सब बनता है तो अंदर में था, यही है सेंटर ऑफ मास, झुका बनाया गया था, इसीलिए इसका तो नाम है झुकी हुई मीनार। देखिए आपका जितना भी प्रीवियस, देखिए एगो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 68वीं बीपीएससी 2023 में है। क्वेश्चन पूछा है कि बॉल बैरिंग का उपयोग जो है ना स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन के लिए किया जाता है? बॉल बैरिंग का उपयोग जो है स्थैतिक घर्षण को कम करने के लिए, मतलब किस में परिवर्तन के लिए किया जाता है? ऑप्शन है रोलिंग घर्षण, ड्रैग, सर्पी घर्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक। बॉल बैरिंग का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग? लोट रोलिंग घर्षण में बनाने के लिए ना। बॉल बैरिंग क्यों करता है? रोलिंग करने के लिए ना। तो रोलिंग करने के लिए एक फुटबॉल खिलाड़ी, देखिए एक फुटबॉल के खिलाड़ी जो है खेल में गोलकीपर फुटबॉल को जो है गोल में पकड़ने के बाद जो है अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है? क्योंकि संवेग में परिवर्तन के दर को कम करता है, इसलिए। वॉशिंग मशीन किस पे काम करता है? अपकेंद्रन, अपकेंद्र बल पे, ठीक है। त्वरण का सूत्र क्या होता है? V माइनस यू बाई टी, V माइनस यू बाई टी, ए बराबर एक्सीलरेशन बराबर। अच्छा अब देखिए अभिकेंद्री बल जो होता है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, उसकी दिशा किधर होती है? अंदर केंद्र की ओर। तो वही पूछा है 68वीं बीपीएससी 2023। बल देखिए बल, बल गुणनफल है किसका? बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए, मास को एक्सीलरेशन से गुना कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। एक बस सीधे रास्ते पे चल रही है और अचानक दाईं ओर मुड़ती है, ठीक है, मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री, बस में बैठे यात्री, अब चार ऑप्शन दे दिया है। दाईं ओर झुकेंगे, आगे की ओर गिरेंगे, बाईं ओर झुकेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर कोई बस, देखिए गौर से सुनिएगा, कि एक बस सीधे रास्ते पे चल रही है और अचानक दाईं ओर तेजी से मोड़ लेती है, दाईं ओर तेजी से मोड़ लेगी, तो बस में जो बैठा यात्री है किस ओर फेंकाएगा? बोलो। बाईं ओर फेंकाएगी। कैसे? क्योंकि बताए थे डायरेक्शन इनर्सिया, दिशा जरूरत बताए थे ना। जैसे दाएं ओर है तो वो तो चाहेगा कि हम दाएं ओर रहे, लेकिन वो क्या करेगा? बाएं ओर हो जाएगा, दिशा जरूरत के कारण। ये भी 68वीं बीपीएससी 2023 में वही तो है, जैसे दाईं ओर है तो बाईं ओर हो जाएगा, अपने विपरीत दिशा में बाईं ओर झुकना। हाँ, पूरा देखिए आप क्वेश्चन क्या कीजिएगा, जैसे पढ़ाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आइएगा कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है, कि कितना बनता है। इन्हें कि सिर्फ सुत उठ के आ जाना है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप खुद से भी मेहनत कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई टर्मोलॉजी नहीं समझ में आता है तो फिर से पूछेगा कि सर इस टर्म को बताइए, फिर बताएंगे, ठीक है। आप लोग जो बोलिएगा सो पढ़ा देंगे। देखिए हम लोग को बचा क्या है, क्या क्या पढ़ना है, जो आप लोग को क्वेश्चन आता है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन पढ़ना है आप लोग को।
फिर कार्य, ऊर्जा, एनर्जी सब पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, हीट, साउंड, ये जो तीन तीन चैप्टर अभी जान है। एक हीट, उष्मा जिसमें थर्मोडायनामिक्स जिसको कहते हैं, फिर आपको साउंड से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक से बहुत क्वेश्चन आता है। जरा आप देखिए ये सब ग्रेविटेशन सबसे एक आध क्वेश्चन आ जाता है, कार्य, ऊर्जा, एनर्जी सब क्वेश्चन उसे नहीं आता है। क्या चीज है? हाँ, किरण, किरण उड़न से जो भी कुछ आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी पढ़ेंगे हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।